हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 1 विच इज डस्ट ऑफ स्नो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएट हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी एक पोएम हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं विच इज द रोड नॉट टेकन। ही इज एन अमेरिकन पोएट एंड ये जितनी भी पोएम्स लिखते हैं वो डिपिक्ट करती है रियलिटी ऑफ लाइफ को। क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोएट है तो लाइफ में जितनी भी चीज़ें हों, दुख हो या सुख हो, जॉय हो या सॉरो हो, वो हर एक चीज़ को एज इट इज़ अपनी पोएम्स में लिखते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस PDF इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो ये पोएम हम इंडियंस को ये सीख दे रही है कि जो सुपरस्टिशंस पे हम बिलीव करते हैं, हम कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट ले तो दिन भर बाद, रेड कपड़ा पड़ा है सड़क पे तो उसके ऊपर पाँव दे के नहीं जाना चाहिए, नींबू पड़ा हो तो पाँव नहीं रखना चाहिए, झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए, कोई भी बाहर जा रहा हो तो उस समय छींकना भी अशुभ माना जाता है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस जो इंडिया में होते हैं और बाहर के देशों में भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है एक क्रो और एक हैमलॉक ट्री के बारे में, जिसे बैड ऑमेंस माना जाता है, नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ये। जैसे क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ, हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ डेथ। तो इस पोएम में इन नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे पॉजिटिव बताया गया है। क्रो क्या है? नेचर की थिंग है। हैमलॉक ट्री क्या है? इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पर पोएट ने हमें ये आयरनी दिखाई है कि उनका एक बर्बाद दिन भी अच्छा हो जाता है जब वो हैमलॉक ट्री और क्रो के पास जाते हैं। सो हियर ही इज ट्राइंग टू कवर अप ऑल द सुपरस्टिशंस। इसे ओवरकम करने का एक मैसेज दे रहे हैं। सो लेट्स स्टडी द पोएम। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ये जो डस्ट है, ये अब तक जो आपने और हमने सीखा था मिट्टी के कुछ ऐसे पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्टिकल्स तो है लेकिन मिट्टी के नहीं है, स्नो के हैं, यानी बर्फ के हैं। ऑल राइट। द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब हैमलॉक ट्री क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसा ट्री होता है ये विच इज पॉइजनस। पॉइजनस मीन्स जहरीला। द वे अ क्रो, तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रो जो है उसे अशुभ मानते हैं और अच्छा किसे मानते हैं? कोयल को। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, जबकि क्रो की आवाज़ कैसी होती है? काएं 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 काएं। तो क्रो को अच्छा नहीं मानते, ना तो क्रो को अच्छा मानते हैं और ना ही हैमलॉक ट्री को। तो वो कह रहा है कि द वे अ क्रो, जैसे ही एक कौवा आया, शूक डाउन ऑन मी। अब देखो शूक जो है वो शेक की सेकेंड फॉर्म है। शेक मीन्स हिलाना। The dust of snow from a hemlock tree. So here the poet is recalling a small incident. It seems small but actually it has a great significance. तो एक बार पोएट बड़े डिप्रेस थे, वो बहुत दुखी थे और अपने ही थॉट्स में गुम थे। तो जब वो हैमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हुए तो उस पेड़ पे जो क्रो बैठा था वो उड़ा, तो उसके उड़ने से पेड़ में मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से उस पेड़ के पत्तों पे जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो पोएट पे गिरे। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means held in regret, पछतावा। ओके, तो जब स्नो के ठंडे एंड सॉफ्ट पार्टिकल्स पोएट पर गिरे तो उससे उनका मूड चेंज हो गया। नाउ उनका मूड चेंज क्यों हुआ ये तो हमें नहीं बताया गया है, बट इतना ज़रूर बताया गया है उससे उनका मूड सैडनेस से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। उनका मूड हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट। तो इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से उनका रिमेनिंग डे बहुत इंजॉयबल गया एंड वो खुश थे। एज इट सेव्ड इट्स रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्ट, है ना, जिसकी वजह से उन्होंने पीसफुल और रिफ्रेश्ड फील किया। तो इस पोएम में इन बैड ऑमेंस को भी पॉजिटिवली और अच्छा बताया गया है। ओके, सो नाउ let's see the rhyming scheme. So in this poem the rhyming scheme is A B A B. Why? Because देखिए यहाँ पे the way a crow, the dust of snow, these are the rhyming words, है ना। shook down on me from a hemlock tree, तो me and tree
दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो इन दोनों को हमने बोल दिया ए और इन दोनों को हमने बोल दिया बी, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब यहाँ पे देखिए हार्ट एंड पार्ट आर द राइमिंग वर्ड्स, दैट्स वाई इन्हें ए लिख दिया, एंड मूड एंड रूड आर राइमिंग वर्ड्स, दैट्स वाई दीज आर बी। So now let's see the figures of speech used in this poem. Figures of speech को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज इंजैपमेंट। इस पोअम में हमें इंजैपमेंट देखने को मिला है। नाउ व्हाट डज इट मीन इंजैपमेंट? इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो 4 लाइन्स हैं एक स्टैंजा में, तो फर्स्ट स्टैंजा में बिल्कुल भी पंक्चुएशन मार्क कहीं पे भी नहीं लगाया गया है, कॉमा या फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसमें इंजैपमेंट हो गया। अगेन सेकेंड पैराग्राफ में भी हमें यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क देखने को नहीं मिल रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे इंजैपमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज द सिंबलिज्म। यहाँ पे पोएट ने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। फर्स्ट सिंबल इज द क्रो। क्रो को एक बैड ऑमेन माना जाता है और ये नेचर का सिंबल है। सेकेंड इज द हैमलॉक ट्री। ये एक पॉइजनस ट्री होता है जिसे डेथ के साथ एसोसिएट किया जाता है। एंड द थर्ड इज स्नो। स्नो एक नेचर का सिंबल है जो कि जॉय को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज असोनेंस विच इज द थर्ड वन। तो देखिए यहाँ पे असोनेंस का मतलब होता है किसी भी एक लाइन में जब बहुत सारे वॉवल्स एक साथ में आ जाते हैं। जैसे शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे एक तो शूक के अंदर 2 बार ओ आ गया, देन अगेन डाउन में ओ आ गया, देन ऑन में ओ आ गया। तो यहाँ पे 3 बार कंटिन्यूअसली वॉवल्स को यूज किया जा रहा है, तो ये प्रॉक्सिमिटी को शो कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एलिट्रेशन। ये तब यूज किया जाता है जब एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे एच जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। सेकेंड, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे सेव्ड का एस एंड सम का एस बार बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ ये, इसलिए इसे भी एलिट्रेशन बोला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट विद एन अनदर लेसन इन एन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।